स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली बिजनेस स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए आज एक और ब्रांड न्यू वीडियो विद अ ब्रांड न्यू चैप्टर दैट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। यानी आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो आपकी बुक का एक चैप्टर है, ठीक है, जो कि बच्चों की डिमांड थी कि इसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाओ। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो आज बना दी है, ठीक है, आपको मिल जाएगी। फटाफट से देखते हैं, बिना किसी टाइम लगाए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के नाम से थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो इसमें सबसे पहली बात आती है सोर्सेज। सोर्सेज क्या होते हैं? जहां से कोई भी चीज हम प्राप्त करते हैं, यानी कहीं से जो चीज हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड सोर्स। जैसे आपके इस चैप्टर को समझने का भी सोर्स क्या है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो दिस चैनल इज सोर्स ऑफ दिस चैप्टर, राइट, फॉर यू। दूसरा बिजनेस। बिजनेस आप सारे जानते ही हो। एंड नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट वन, फाइनेंस, पैसा। सिंपल, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, बिल्कुल घुमाते नहीं बातों को, बहुत सिंपली समझते हैं। फाइनेंस का मतलब है पैसा। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का पैसा मतलब ये हुआ कि बिजनेस में कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, साधन है जहां से बिजनेस को पैसा मिल सकता है। तो ये चैप्टर पूरी तरीके से इस बात पे डिपेंडेंट है, ये बताएगा आपको कि बिजनेस में फाइनेंस की क्या वैल्यू है और वो फाइनेंस के सोर्सेज जो हैं, फाइनेंस के सोर्सेज है वो कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ कौन कौन सी जगह है जहाँ से पैसा आ सकता है बिजनेस को। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस फाइनेंस होता है क्या है। जैसे कि मैंने आपको सीधे सीधे बताया कि बिजनेस फाइनेंस इज दी पैसा दैट बिजनेस रिक्वायर्स। सिंपल, बिजनेस को जो पैसे की जरूरत होती है या बिजनेस में जो पैसा यूज होता है या जिससे बिजनेस चलता है, वो आपका क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस। आप मुझे एक बात बताओ कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आज की डेट में एक सिंगल काम बताओ जो आपको बिना पैसे के कर पाओ आप। बिजनेस कौन सा काम है जो आप बिना पैसे के कर सकते हो? कौन सा बिजनेस है जो आप बिना पैसे कर सकते हो? इज देयर एनी? सोचो दिमाग में, कोई एक सिंगल एग्जांपल आप कमेंट में लिख दो, मुझे लिख के देख लो। आप ढूंढ ही नहीं पाओगे भाई, ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है जो बिना पैसे के हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या मैं अगर ये सिंपली बोलूं कि ये सेम रोल हमारे लाइफ में कौन करता है? ऑक्सीजन, है ना। हमारी लाइफ में वो सेम इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? ऑक्सीजन। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि बिजनेस के लिए भी ये पैसा जो है वो ऑक्सीजन का काम कर सकता है, ब्लड का काम कर सकता है, जिसके बिना हम भी नहीं रह सकते। तो बिजनेस के लिए अगर मैं सिंपल टर्म से बात करूं तो फाइनेंस इज द ब्लड फॉर द बिजनेस विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ बिजनेस रन सक्सेसफुली या टू रन अ बिजनेस, ठीक है। पैसा इंपॉर्टेंट है, तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब है बिजनेस में यूज होने वाला पैसा, यानी बिजनेस में जो पैसा लगता है उसको बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। refers to the requirement of fund by business to carry out its various activities। बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए लगातार पैसे की जरूरत होती है, वो पैसा ही बिजनेस फाइनेंस है। फाइनेंस इज द ब्लड फॉर द बॉडी ऑफ द बिजनेस। जैसे हमारे शरीर में खून का काम है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का काम है, वो सेम रोल प्ले करता है बिजनेस में फाइनेंस, यानी बिजनेस में पैसा, ठीक है। अब इन्होंने पूछ दिया भाई नीड क्या है, यानी नीड फॉर फाइनेंस, यानी किस किस टाइप से फाइनेंस की आपको जरूरत होती है। जो पैसा है ना वो भी कैटेगराइज होता है, किस किस पर्पस के लिए चाहिए, है ना। यानी बिजनेस में जो पैसा है उसकी जरूरत कहां कहां पर है, पैसे की जरूरत है लेकिन कहां कहां पर है, किस किस पर्पस से है, वो पर्पस समझते हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब बहुत ही सिंपल सा, ये समझो, ये अपने आपको अपने नाम से जस्टिफाई कर रहा है। फिक्स्ड कैपिटल यानी वो पैसा जो बिजनेस में उन चीज़ों के लिए चाहिए जो एक बार लगेंगी और लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में यूज होती रहेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं, मेरा एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है, तो वहां पर जो स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है वो क्या है? फिक्स्ड कैपिटल लगी है वहां पर। क्या लगी है? फिक्स्ड कैपिटल। क्योंकि अब वो स्मार्ट बोर्ड मैं हर महीने हर हफ्ते चेंज नहीं करने वाला, वो साल दर साल के लिए है। वहां पे जो बेंचेस लगे हैं, जो फर्नीचर लगा है, वो फर्नीचर साल दर साल के लिए। तो यहां पर उस बिजनेस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत थी? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की। यानी वहां पर रिक्वायरमेंट किस थी? फिक्स्ड कैपिटल की, जो सालों साल चलती रहती है। दूसरे नंबर पे आता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब बिजनेस तो सेट हो गया, ठीक है, मतलब चेयर्स लगा दी मैंने वहां पर, टेबल्स लगा दी मैंने वहां पर, बेंचेस लगा दिए, बोर्ड लगा दिया, स्मार्ट बोर्ड, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो अपने आप चलता रहेगा कि एक बार लगाने से काम हो जाएगा? नहीं। वहां पर जो नोट्स हैं वो तो मुझे बच्चों को रेगुलर बेसिस पे देने पड़ेंगे, एवरी सिंगल डे देने पड़ेंगे, है ना। वहाँ पे जो साफ सफाई होती है वो काम वाली आंटी को मुझे हर महीने पैसे देने, ठीक है। वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वहाँ पे जो पानी का बिल आता है, अगर ये सारे काम ना हो तो आप मुझे बस इतना सा बताओ कि क्या बिजनेस चल पाएगा? क्या आप ही जिस ट्यूशन में जाते होगे, अगर वहाँ पे लाइट्स ना हो,
पानी पीने की सुविधा ना हो, ठीक है, वहाँ पे सफाई ना हो रखी हो, तो आप जाना पसंद करोगे वहाँ पे, बैठोगे वहाँ पर? नहीं। तो इसीलिए वहाँ पर उस बिजनेस को चलाने के लिए बेंचेस तो चाहिए जो कि फिक्स्ड है, लेकिन उस बेंचेस की सफाई करने के लिए सफाई वाली एंटी को भी रखना पड़ेगा ताकि डेली सफाई हो सके। वो वर्किंग कैपिटल है, सिंपल। यानी बिजनेस को जो स्मूथली वर्क कराती है, जिसकी वजह से बिजनेस स्मूथली रन करता है, स्मूथली काम करता है। जो फिक्स कैपिटल ना, वो बिजनेस को स्टार्ट करती है, लेकिन बिजनेस को चलाने का काम, जो बिजनेस को चलाते रहता है, वो काम करती है वर्किंग कैपिटल। उसके बाद आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब बिजनेस को ग्रो करना। अब मैंने वहां पे देखा भाई मेरी अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो गई स्टूडेंट्स की, सपोज, है ना। अब मुझे दिख रहा है कि भाई मुझे एक और जगह चाहिए। अब मुझे दूसरी जगह के लिए क्या होगा, एक और मुझे स्मार्ट बोर्ड खरीदना पड़ेगा, एक दोबारा से मेरे को जो इंटीरियर की कॉस्ट है वो लगेगी। तो वहां मेरे बिजनेस को क्या करना है, ग्रो करना है। वहां ग्रो करने के लिए फिर मुझे कैपिटल चाहिए। तो ये कैपिटल किसके लिए है, फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो ये तुम्हें समझ में आई। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भैया ये पैसा आएगा कहाँ से, व्हाट आर द सोर्सेज। मतलब आपको पैसा चाहिए, ठीक है, अब वो पैसा आएगा कहाँ से। जैसे आप अपना ही देखो कि आपको पैसे चाहिए होते हैं, है ना, तो पॉकेट मनी चाहिए होती है, आपको अपने खर्चे भी तो पूरे करने होते होंगे। तो वहाँ आप ये देखो कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। पापा से आ रहा है, मम्मी से आ रहा है, ठीक है, किसी भाई बहन चाचा चाची, जो भी आपके, समझ रहे हो, जहाँ से वो पैसा आपको आ रहा है, वो पैसा आपके लिए सोर्स है। वो लोग हैं जो आपके लिए सोर्स हैं, जो आपको पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे बिजनेस को जब पैसा चाहिए होता है, तो बिजनेस के लिए भी कोई सोर्सेज होते हैं कि बिजनेस के पास वो पैसा कहां से आएगा, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहला तो ओनर्स फंड, यानी मालिक का पैसा। अब मैंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, तो उसमें मैंने अपना पैसा लगाया, जो मेरी सेविंग्स थी, वो सेविंग्स उठाई मैंने और वहां पर डाल दी, बिजनेस शुरू कर दिया मैंने अपना। तो वहां पर मैं मालिक, एज अ मालिक मैंने अपना पैसा लगाया, तो आई एम दी ओनर, और मैंने अपना पैसा लगाया है, ठीक है। तो ओनर्स फंड। और दूसरा क्या है, बोरोड फंड। मैंने कहा यार पैसे तो है नहीं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये बिजनेस स्टार्ट करना ही, इससे मुझे बहुत फायदा होगा, मुझे करना ही है, पैसे तो है नहीं। तो मैंने क्या किया, अपने दोस्त को पकड़ा, ठीक है, उससे उधार ले लिए। या फिर मैंने कहा चलो भाई फेवर नहीं लेना दोस्त का, चलो बैंक के पास जाता हूं, और बैंक को मतलब मैंने कुछ जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी करी, और मैंने बैंक से लोन ले लिया। तो या तो मैं उधार ले सकता हूं, है ना, या फिर अपना पैसा लगा सकता हूं। खुद का लगाऊंगा तो ओनर फंड कहलाएगा, और उधार मांग के लगाऊंगा तो बोरोड फंड कहलाएगा, ठीक है। क्या है देखो, इट इज ओनर्स फंड में क्या है, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर, नो लायबिलिटी टू पे बैक। अब मैंने अपना ही पैसा लगाया, तो मुझे किसी और को तो चुकाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे कोई लायबिलिटी पे बैक नहीं करनी है। जबकि बोरोड फंड या तो लोन है या तो क्रेडिट है, तो ये आपको लायबिलिटी टू पे होगा, यानी आपको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसी उधार लेके लगाया है, तो आपका पैसा नहीं है, ठीक है। अब हाँ, एक चीज और छोटी समझ लेते हैं कि परमानेंट कैपिटल। अब मालिक का पैसा है, तो मैंने एक बार लगा दिया, तो मैंने लगा दिया वो, क्योंकि उसके अंदर का सारा सामान भी तो मेरा हो गया ना, तो सारी एसेट्स भी मेरी है, सारी संपत्ति उसके अंदर जो लगी है वो सारी चीजें मेरी हैं, तो वो कैपिटल मेरी क्या है, परमानेंटली बिजनेस में लग गई है। लेकिन जो उधार लूंगा ये मुझे वापस लौटाना पड़ेगा, ठीक है। अपना पैसा नहीं भी लौटाऊंगा तो चलेगा, और क्यों ही लौटाऊंगा, मेरा ही तो पैसा है, मेरी तो जगह है, मेरा ही तो सामान है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं जरा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड। ये मालिक का पैसा कहां से आता है भाई, मालिक भी तो अपना पैसा लगा रहा है। अब आपने देखा होगा ना कि मालिक भी कई बार अकेला नहीं होता, शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें, सुना है आपने ऐसे टर्म, शेयर होल्डर्स। तो जो शेयर होल्डर्स हैं, है ना, वो कितने टाइप के अलग अलग से हो सकते हैं, उनके भी टाइप्स हैं। या पैसा लगाने वाले कितने लोग हो सकते हैं, तो कई बार जो लोग पैसा लगाते हैं वो एज ए मालिक ही काम करते हैं। तो अब देखते जरा क्या क्या है उसमें, चलते हैं आगे। सबसे पहले नंबर पर आता है इक्विटी शेयर, दूसरे नंबर पर आता है प्रेफरेंस शेयर, और तीसरे नंबर पर आता है रिटेन्ड अर्निंग। तो थोड़ा सा पहले इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं। इक्विटी शेयर्स क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ऑफ ओनरशिप, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, आपने सपोज रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, रिलायंस के इक्विटी शेयर खरीद लिए, तो आपने मान लेते हैं कि 10,000 के इक्विटी शेयर्स खरीद लिए रिलायंस के, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप मालिक हो गए, उस 10,000 की वैल्यू के मालिक हो गए। समझ रहे हो आप, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन एक फ्रैक्शन ऑफ ओनरशिप आपके पास भी आ गई है, बिल्कुल कम आई है भले, लेकिन आपके पास वो ओनरशिप आ गई है, तो उस कंपनी के उस पर्टिकुलर पार्ट के आप मालिक बन चुके हो, ठीक है। अब ये नहीं कि तुम अपनी रॉब जानने लग जाए, अम्बानी जी मैं तो यहाँ का आपके 10,000 के शेयर्स खरीद रखे हैं, और बताओ क्या करना है, कैसे करना, थोड़ा मुझे बताओ। ऐसा वैसा नहीं होता है। इस चक्कर में मतलब कि मालिक बन गए तुम कंपनी के, उसके लिए एक अमाउंट ऑफ, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर्स आपके पास होने चाहिए। जैसे मान लो आपके पास 51% शेयर है, तो आप मालिक हो गए, अनडाउटेडली आप मालिक हो गए। चलो 30-20% भी है, तो भी कंपनी आपके बारे में सोचेगी कि यार कोई भी डिसीजन लेना तो इससे बात कर लेते हैं, इस बंदे के पास इतने सारे शेयर्स हैं मेरे, ठीक है। तो ये थोड़ी अलग सी कंडीशन है, इसके बारे में बात नहीं करते हैं, ज़्यादा नहीं जाना डीप में इसमें। तो देखो इक्विटी शेयर क्या है,
शेयर्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको कंपनी क्या करती है, डिवाइड करती है, अलग अलग लोग थोड़ा थोड़ा दे के उनसे पैसा ले लेती है। शेयर इशू करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग इसको खरीदते हैं, तो जो लोग शेयर खरीद रहे हैं वो कंपनी को अपना पैसा दे रहे हैं और उस पर्टिकुलर पार्ट के वो मालिक बन रहे हैं। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करने का सबसे आसान तरीका और सबसे कॉमन तरीका होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर डज नॉट गेट फिक्स्ड डिविडेंड यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट बट आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग बाय द कंपनी। ये कंपनी के ना असली मालिक होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये कंपनी के असली मालिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना बिजनेस के प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे, इनके साथ ऐसा रहता है, ठीक है। तो असली मालिक वही तो होता है जो सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करे अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए। तो ये क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, डिविडेंड हो रहा है तो कंपनी देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी, ठीक है। दूसरे इसमें फीचर्स क्या है आगे देखो, लायबिलिटी टू सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। तो इसका क्या मतलब है, कोई लायबिलिटी नहीं होती आपके ऊपर, आपने एक बार खरीद लिया तो अब आपको कोई लायबिलिटी नहीं है कि मुझे पैसा लौटाना है, या कंपनी आपको, कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है कि कंपनी आपको पैसा लौटाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मालिक हो ना भाई। तो मालिक अपना पैसा उधार के फॉर्म में वापस मांगेगा तो मालिक किस बात का है वो, ठीक है। यानी नो फिक्स लायबिलिटी टू रिटर्न और टू पे डिविडेंड, है ना। तो डिविडेंड पे करने का यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे इसको। प्राइमरी रिस्क बेयरर, आप असली मालिक हो, और असली मालिक क्या है, सुख का भी साथी है, दुख का भी साथी है। तो अगर कोई लॉस होता है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको पार्ट नहीं मिलेगा, शेयर प्रॉफिट का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, है ना। तो आप उसको डिमांड भी नहीं करोगे, यानी आप प्राइमरी रिस्क बियर हो, जो लॉस होगा उसमें सबसे पहला हिस्सा आपका होगा। ऑल्दो आपके घर से आके लेके नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि जो आप एक्सपेक्ट करते थे प्रॉफिट वो आपको नहीं होगा, आपके शेयर की वैल्यू कम हो सकती है, बहुत सारी चीज फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इफ अ कंपनी सफर्स लॉस दे बियर इट एज दे वर द लॉस टू गेट पेड, ठीक है। कंट्रोल, दे हैव वोटिंग राइट। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको वोटिंग राइट होता है। अगर आप अभी तो नहीं, चलो मे बी अगर खरीद रखे तो आप लोगों ने खरीद रखे होंगे तो वेल एंड गुड है, कि अगर आप कभी किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे ना तो आपको भी देखना कई बार ईमेल आता है या मैसेज आता है कि ई वोटिंग शुरू हो गई है तो प्लीज़ ज्वाइन, या आपको कई बार बुलाते भी हैं, है ना, जो पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पे बुलाया भी जाता है। लेकिन अभी आपने अगर खरीद रखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं खरीदे होंगे तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगा जब आगे चल के आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो हाई प्रॉफिट इन केस ऑफ कंपनी अर्न्स मोर। अब लॉस के केस में आप सबसे पहले आगे खड़े थे, तो प्रॉफिट के केस में भी होगा कि जो बचेगा सबसे ज्यादा वो आपको मिलेगा, यानी आप बाउंड नहीं हो कि इतना ही परसेंट मिलेगा, आपको अनलिमिटेड मिल सकता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने दुख की घड़ी में, लॉस की घड़ी में आप भी सामने खड़े थे, कोई बात नहीं मुझे मत दो, जिनको लौटाने पहले उनका लौटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ऐसी प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगला क्या देखो, बेसिस फॉर लोन्स। तो बेसिस ऑफ फॉर लोन्स का मतलब क्या है कि भाई आपका पैसा मार्केट में बटा हुआ है, इतना सारा पैसा आपके पास है, तो आपको वहां दिखता है कि आपके पोर्टफोलियो में कि आपके पास इतनी ज्यादा कैपिटल है, तो वहां से आपको जो लोन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास इतना कैपिटल है। तो कौन बैंक नहीं देना चाहेगा, कौन बैंक नहीं चाहेगा कि भाई ऐसी कंपनी जिसके पास इतना पैसा है, कैपिटल इतनी ज्यादा है, उसको लोन देंगे, पैसा हमारा लौटा ही देगी। क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम। तो क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम का सिंपल सा मतलब समझो, दे गेट शेयर इन द लेफ्ट ओवर इनकम ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की जो इनकम बच जाती है उसमें उनको शेयर मिलता है, जो कि अंधा हो सकता है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर कितना जितना ज़्यादा लॉस प्रॉफिट है उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, यानी आप बाउंड नहीं हो, ठीक है, क्योंकि आप लॉस भी अनलिमिटेड बियर करने के लिए तैयार थे, है ना। तो आफ्टर पेइंग ऑल ड्यूज, सारे ड्यूज पे करने के बाद जितना भी बचेगा, उसमें जितना भी बच जाए वो सारा जो शेयर होल्डर्स हैं उनका हो जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो जाता है, यानी वो असली मालिक। इसलिए बोला मैंने। इसका एक छोटा सा एग्जांपल वैसे समझो आप, जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं, तो जब मेहमान आते हैं तो क्या होता है कि पहले घर में आपके समोसे वगैरह आते हैं तो पहले मेहमानों को प्रेफरेंस मिलती है, और हम पर्दे के पीछे छुपके बचपन में देखा करते थे कि कभी जाएंगे तब हमें मिलेगा, कभी जाएंगे तब हमें मिलेगा। अब मान लो कि मेहमान ऐसा आ गया जो सारा का सारा चट कर गया, तो हमारे लिए एक भी नहीं मिला, हमें लॉस हो गया, है ना। और कई मेहमान ऐसा था, नहीं जी मैं तो जी डाइट पे चल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो मैं तो नहीं खाऊंगा, बस चाय पिला दो, और बाकी सारे प्लेट के समोसे हमारी नज़र उस पर होती थी, है ना। अरे बच गए, अब बच गए तो सारे के सारे हमारे। तो हम वही लोग हैं, बाकी जो लोग हैं वो मेहमान हैं, ठीक है, वो मेहमान है। लेकिन हम क्या है, हमारा प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है, हमारा लॉस भी अनलिमिटेड है, कि नहीं खाया तो सारा का सारा हमारा, और सारा खा के तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा हमें। तो इस तरीके से हम असली मालिक होते हैं, जो इक्विटी शेयरहोल्डर्स होते हैं असली मालिक होते हैं, तो उनका प्रॉफिट भी अनलिमिटेड होता है, उनका लॉस भी अनलिमिटेड होता है, ठीक है।
दूसरे आ जाते हैं मेहमान। अभी आगे मेहमानों की पहली कैटेगरी, प्रेफरेंस शेयर्स, यानी लॉन्ग टर्म के प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर ना अपने आप को नाम से जस्टिफाई कर रहा है, प्रेफरेंस। इन लोगों को प्रेफरेंस चाहिए होती है, यानी जब प्रॉफिट बटेगा ना तो सबसे पहले हाथ खड़े करके यही खड़े होंगे, हमें प्रॉफिट दो। नाम से नहीं क्लियर है, प्रेफरेंस शेयर्स, तो इनको प्रेफरेंस चाहिए होती है। तो दे आर दोज शेयर हु हैव प्रेफरेंस ओवर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट, यानी ये वो लोग होते हैं कि जब प्रॉफिट बढ़ रहा होता है ना तो सबसे आगे हाथ उठा के खड़े होते हैं ये कि हमें पहले दो, हम प्रेफरेंस वाले हैं। नाम से क्लियर है, प्रेफरेंस वाले हैं, तो इनको पहले प्रेफरेंस मिलती है, डिविडेंड में पहले इनको प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, इक्विटी वालों का प्रॉफिट क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, इनका प्रॉफिट लिमिटेड होता है। इनके आप जब कभी भी देखोगे ना तो प्रेफरेंस शेयर जब भी आपने अकाउंटेंसी में हो सकता है पढ़ाओ, है ना, तो आपने देखा होगा, अभी तो खैर आई एम श्योर अभी नहीं आया होगा, ठीक है। तो आगे आप देखोगे ना तो इनका कैसे लिखा रहता है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आगे आपको परसेंटेज दिख रहा है ना, ये रेट है। इनको प्रॉफिट का सिर्फ 10% ही मिलेगा डिविडेंड, उससे ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है उसका 10% मिलेगा इनको हमेशा। जैसे 10% लिखा है या लेट्स से 12% प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ है, तो इनके आगे ना हमेशा आपको एक ये परसेंटेज दिखाई देगी। 12% हो सकता है, 10% हो सकता है। तो ये इनके आगे हमेशा जो परसेंटेज लिखी होती है ना, ये बताती है कि इनका प्रॉफिट ना लिमिटेड है, इनको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा कभी भी, है ना। और जब रीपेमेंट हो रही होगी तो पहले प्रेफरेंस इनको मिलते हैं, इक्विटी शेयर से पहले इनको प्रेफरेंस मिलती है। दे हैव फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, जो मैंने आपको बताया, दे हैव फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, इनका जो रिटर्न होता है फिक्स होता है। फीचर्स क्या है इसके, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, इनका रिटर्न जो होता है फिक्स होता है। नो वोटिंग राइट, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता, असली मालिक नहीं है ना ये, तो असली मालिकों को नहीं है, तो फिर जब पैसे की बात आ रही है तब सबसे आगे मुंह फाड़ के खड़े हो कि हमारा पैसा पहले लौटाओ, तो उनको कोई इंपॉर्टेंस मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, बस पैसा देने तक तुम्हारा काम है, उसके बाद जयराम जी की। हाइब्रिड सिक्योरिटी, अब इनको हाइब्रिड सिक्योरिटी तो है ही ना, क्योंकि नाम से ना प्रेफरेंस, तो ये सिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब पैसा डूबेगा नहीं हमारा, अगर कंपनी पैसा बांटेगी तो सबसे पहले हमें ही बांटेगी शेयर होल्डर्स, तो हम वो शेयर होल्डर्स हैं जिनको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। लेस रिस्क पार्शियल राइट ऑफ रीपेमेंट, इनको पार्शियल राइट ऑफ रीपेमेंट होता है कि यानी कि जब इनका कंपनी को कोई लेट्स से की प्रॉब्लम हो रही होती है या फिर कंपनी पैसा लौटा रही होती है तो इनको पैसा पहले मिलता है। तो पार्शियल पेमेंट का मतलब मान लो कि कंपनी के पास पूरा पैसा नहीं है लौटाने के लिए, तो जितना भी पैसा है कंपनी के पास लौटाने के लिए उसमें एक पार्ट इनको पहले दिया जाएगा, यानी अगर कंपनी पैसा लौटा रही है तो ये लाइन में जरूर दिखेंगे, इनको पैसा लौटाना ही पड़ता है हमें। लेस रिस्क, अब जब सिक्योर्ड है सब कुछ ठीक है तो रिस्क इनका क्या हो गया, कम हो गया, है ना। नेक्स्ट हमारा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग बहुत ही सिंपल सा नहीं है, रिटेन कर लिया, अपना ही प्रॉफिट रख लिया, पैसा हुआ, कमाया, प्रॉफिट अर्न किया और बांटा ही नहीं, बांटने के बजाय रख लिया। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि सर वो जो क्या बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो अपना पैसा मांगेंगे नहीं क्या, उनको भी तो प्रॉफिट चाहिए होता है। तो बच्चों वो मांगेंगे, लेकिन मैं अगर एक कंपनी का ओनर हूँ तो क्या मैं उनको ये बात नहीं बोल सकता कि देखो ये जो पैसा है ना ये हम बिज़नेस के एक्सपेंशन पे ही लगाएंगे, इससे क्या होगा कि कल को बिज़नेस हमारा और ग्रो करेगा, तो जितना बिज़नेस ग्रो करेगा उतने आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो बात वही है, कान इधर से पकड़ लो या कान इधर से पकड़ लो, या तो अभी प्रॉफिट का डिविडेंड ले लो, बर्ड इन हैंड ले लो, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप ही के शेयर की वैल्यू बढ़ा देंगे हम। कल को आगे जाके जब कंपनी बढ़ेगी, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो शेयर्स की वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना भाई, है ना। तो या तो आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो, या तो अभी छोटा सा जो मामूली प्रॉफिट मिल रहा है वो लेके रख लो आप, है ना। तो इस तरीके से हम रिटेन अर्निंग अपने पास रख पाते हैं बाय गिविंग दैम मैसेज। वैसे हार्डली कोई पूछता भी होगा, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है वो पूछते हैं, तो उनको मैसेज दे दिया जाता है कि भाई हम बिजनेस में पैसे जो है वो रिटेन कर रहे हैं। रिटेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए हम पैसा रख रहे हैं, तो वो है रिटेन अर्निंग। यानी प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट रख लिया, बांटा ही नहीं। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट रख लिया, प्रॉफिट को बांटा नहीं, रिटेन कर लिया, अपने पास ही रख लिया। तो देखो क्या है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म फाइनेंस, ये एक तरीके से किसके लिए काम करता है, लॉन्ग टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए, है ना। शॉर्ट टर्म का अगर होता तो यू कंज्यूम ही कर लेते, अपने पास रखा इसलिए ना कि आगे चल के काम आ जाए, है ना। नेक्स्ट, परमानेंट सोर्स ऑफ फंड। ये परमानेंट सोर्स कैसे हुआ, क्योंकि अब मालिक का पैसा है, अभी किसी को लौटाना नहीं है, एक बार लग गया बिजनेस में तो लग गया, अब बिजनेस की ग्रोथ के लिए यूज कर लिया, लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रीडम ऑफ यूज, खुद का पैसा है तो मेरे से कौन सवाल करेगा, जब मैं ही मालिक हूं और मैंने अपने ही प्रॉफिट को बचा के रखा हुआ है तो कोई मेरे से सवाल करने आएगा कहाँ यूज कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है। आई एम द वन हु हैज टू टेक डिसीजंस ना, तो मैं डिसाइड करूंगा कहाँ यूज करना, कहाँ बिजनेस के लिए अच्छा है, है ना। नेक्स्ट, प्रोवाइड सपोर्ट। आपको क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर रहा है, बिजनेस में पैसे की जरूरत है, पैसा प्रोवाइड कर रहा है तो वही तो सपोर्ट है, और क्या सपोर्ट होता है ना। तो इन केस ऑफ फंडिंग क्रंच, यानी कि
अगर फंडिंग की जरूरत है, फंडिंग नहीं है तो अपनी सेविंग्स लगा दी, तो क्या हुआ, बिजनेस को सपोर्ट मिल गया एक तरीके से, है ना। तो सोर्स ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इट इज सोर्स ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट। यार आप अपना पैसा लगा रहे हो, आप समझो इस बात को, आप अपना पैसा लगा रहे हो, और जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना तो वहाँ पर रिस्क तो होता है। तो जब मैं अपना ही पैसा लगा रहा हूँ ये सोच के कि चलो मैं एक और ब्रांच खोल लेता हूँ अपनी, है ना, तो रिस्क तो है ना कि वो नहीं चली तो, समझ रहे हो, अपने पैसा लगा रहा हूं मैं, तो मैं एक रिस्क इन्वॉल्व है वहां पर, तो इट इज रिस्क, सोर्स ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट। ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि बिजनेस ना रन करे, है ना। तो ये था हमारा अगला रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये शुरू के 3 टॉपिक्स थे हमारे जो आज हमने कवर करे हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के। नंबर 1 इक्विटी शेयर्स, नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर 3 रिटेन्ड अर्निंग। आई होप ये तीनों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं, बट इन केस समहाउ कोई पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, राइट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट उन छोटे छोटे आपके जो डाउट्स हैं उनका कौन ध्यान रखेगा। बड़ी वीडियो तो बना दी हमने, सब बना रहे हैं, है ना, हम ऐसा क्या नया कर रहे हैं। तो हम क्या नया कर रहे हैं कि अगर आप हमें अपने कमेंट में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताते हो कि सर ये पॉइंट पे इस चीज़ को मुझे समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट में लिखो, उसकी भी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए बना के दे दी जाएगी। ये कोई नहीं कर रहा होगा, आई एम श्योर। क्यों नहीं कर रहा होगा, क्योंकि यहां पर देखो सिर्फ एक ही पर्पस नहीं है कि बस आना है, पढ़ाना है, जाना है, नहीं कि भाई कंटेंट जा रहा है। वो कंटेंट आपके लिए वर्थ भी तो होना चाहिए, यूजफुल भी तो होना चाहिए। तो अब आपके लिए यूजफुल ही नहीं है तो हमारे यहाँ बैठ के पढ़ाने का, टाइम लगाने का क्या पर्पस है। आप समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू प्रोवाइड यू क्वालिटी कॉन्टेंट, नॉट कॉन्टेंट ओनली, क्वालिटी कॉन्टेंट। और वो कहाँ से आएगा, जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और आपकी प्रॉब्लम क्या है कि हमें कई बार बड़े बड़े टॉपिक तो समझ में आते हैं, उसके अंदर की छोटी चीज समझ में नहीं आती। तो आई एम अलाउइंग यू, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट योर स्मॉलेस्ट ऑफ द डाउट, सो दैट हम उनके ऊपर ही बनाएंगे। टाइम होता है यार, अगर टाइम निकालना चाहे तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम है, हम निकाल लेंगे टाइम। आप बस इतना करो, जो मेजॉरिटी ऑफ द डाउट्स होंगे अगर सबके कमेंट्स में आते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, छोटी सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप तक एक वैल्यूएबल कंटेंट पहुंचेगा, है ना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अब ये तो हो गई भाई एक्सप्लेनेशन की बात, अब इसके बाद आपको नोट्स भी चाहिए होंगे, है ना। तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपके इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिल जाएगी आपको हमारे, क्लिक करो, रीडायरेक्ट हो जाएगा वहां पर जाके नोट्स फ्री में अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करो, याद करो, स्कोर करो, सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ऑल द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड आज की क्लास में, आज की वीडियो में वो कवर क्लियर है आपको, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी डाउट है तो राइट में द कमेंट, उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय।